गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपका लेसन 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण स्टार्ट करने जा रही हूँ। बच्चों, हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण और यौगिक से के रूप में उपस्थित होते हैं। अभी तक हमारी पृथ्वी में 118 तत्वों की जानकारी है, जिसमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब जब बहुत सारे तत्व मिले तो उनकी जानकारी लेना बहुत ही कठिन रहा। तो क्या किया, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण के आरंभिक प्रयास। बच्चों, मान लीजिए आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही टफ होगा अगर हम आप लोगों को ग्रुप में बांट दें। मान लीजिए 10-10 बच्चों का मैंने ग्रुप बना दिया। उसमें मैंने पहले ग्रुप में रख दिए बहुत ही होशियार और अदर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे बच्चे, कुछ पढ़ने में अच्छे, अदर एक्टिविटीज़ में नहीं। इस तरीके से मैंने ग्रुपों में बांट दिया। जैसे ही मैं एक ग्रुप की स्टडी करूँगी तो 10 बच्चों की स्टडी स्वतः ही हो जाएगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे आपके जो एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे दुकानों में साबुन को एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुट को एक दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ तक कि साबुनों में भी नहाने वाले साबुन को, कपड़े धोने वाले साबुन को से अलग रखा जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए ताकि अव्यवस्थित को व्यवस्थित कर सकें। क्या क्या प्रयास किए? सबसे पहला प्रयास है डोवेनियर के त्रिक सिद्धांत। 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेरेन ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। सबसे पहला प्रयास डोबेनियर ने किया। उन्होंने समान गुणधर्म के तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो उन्होंने तीन तत्वों का समूह बनाया। उन्होंने तीन तत्वों का समूह बनाया। बच्चों, 3 तत्वों के समूह को क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं। जो 3 तत्वों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? त्रिक। अब बात आती है त्रिक की। तो त्रिक में भी क्या कहा? 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा, बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत था। जैसे आपको हम बताते हैं, एक लिथियम है, एक सोडियम है और एक पोटेशियम है। ये 7 मान लीजिए, ये 23 और ये 39। तो पहला तत्व क्या हुआ? लिथियम, लिथियम का 7। तीसरा तत्व क्या हुआ? पोटेशियम 39। इसका औसत निकालो और 2 से भाग दे दो। तो ये 6, ये कितना हुआ? इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 और 46/2। बेटा जब इसको भाग दे दोगे तो 23 आएगा। बिल्कुल सही रहा। इसी प्रकार से उन्होंने कुछ और भी बताए। जैसे इस आप खुद कर सकते हैं। आप जैसे ये वाले में क्लोरीन, दूसरा तरीका है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो पहले और तीसरे को जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे तो बीच वाले के बराबर या थोड़ा उसके ऊपर नीचे आएगा। लेकिन यह जो सिद्धांत डोबेनियर ने दिया, यह 3 से ज़्यादा के लिए लागू नहीं हो पाया। तो यहाँ पर त्रिक सिद्धांत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। साफ साफ लिखा है, यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। ये जो है डोबेनियर के बारे में दे रखा है। दूसरा जो बेटा है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। डोबेनियर के प्रयास ने दूसरे रसायनज्ञों को तत्वों के गुणधर्म पर उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। इन्होंने भी क्या किया? जितने तत्व थे उनको उनके आरोही क्रम में रखा। सबसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ करा और 56वें तत्व थोरियम पर उसको समाप्त किया। ओके, जब इसको समाप्त किया तो इसमें क्या देखा गया? इसमें ये देखा गया कि तो उनके जो गुणधर्म थे उनकी तुलना संगीत के अष्टक नियम से की। तो इससे अष्टक सिद्धांत कहते हैं। अब इसको अगर आप देखते हैं, ये है जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ से शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का अर्थ है यहाँ से शुरू करें ऐसे, 1 सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब सा के नीचे सा आया।
पहला तत्व जहाँ से भी मानोगे, आठवां तत्व समान गुणधर्म वाला उसी के नीचे है। मान लीजिए आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बी से, इसको 1 मानिए, 1 2 3 4, ये F 5 6 7 8, बी के नीचे पहला तत्व अगर 1 होगा तो आठवां तत्व उसके नीचे आएगा। तो इसके न्यूलैंड ने अष्टक नियम क्यों कहा? क्योंकि जैसे हमारे संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा पहला वर्ड, रे गा मा पा धा नी सा आठवां वर्ड, जैसे मतलब पहला और आठवां एक बराबर हैं, उसी प्रकार से उनके पहले तत्व के जो गुणधर्म होंगे वो आठवें तत्व के गुणधर्म के बराबर हैं। आप इसको पहला मान लीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर भी उसके कहाँ पर आ जाएगा? जस्ट नीचे आ जाएगा। तो ये आपका दो इसमें नियम देखे। तो लेकिन बच्चों यह जो पहली चीज़ है कि अष्टक नियम जो लगा, सिर्फ वो कहाँ तक के लिए लागू हुआ? सिर्फ वो हुआ कैल्शियम 20 तक के लिए ही लागू हुआ। कैल्शियम के बाद अन्य तत्वों पर इसके गुणधर्म नहीं मिल पाए। न्यूलैंड की कल्पना प्रकृति में सभी 50 तत्वों के लिए थी, लेकिन 56 भविष्य में कोई अधिक तत्व नहीं मिलेगा। अब इसी प्रकार से न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत हल्के तत्वों के लिए ही लागू था, ज़्यादा तत्वों के लिए नहीं था। सिर्फ अभी आप जो है इसको ही पढ़ेंगे, व्यवस्थित क्यों किया, न्यूलैंड की अष्टक सिद्धांत क्या थे और इनका कारण क्या हुआ, इनकी ये सीमाओं का मतलब कहाँ पर अष्टक नियम लागू नहीं हो सकता। जैसे कैल्शियम से ज़्यादा के लिए नहीं हो पाया, और कल्पना थी कि प्रकृति में 56 तत्व विद्यमान हैं, भविष्य में कोई भी तत्व नहीं मिलेगा, और लेकिन बाद में कई तत्व मिले जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। न्यूलैंड ने दो तत्वों में एक साथ रख दिया था, कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया, और ये हम बाद में आपको बताएंगे। कोबाल्ट, निकल, इनकी बहुत सारी कमियां हैं, आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है इस चैप्टर का। तो पढ़िए इसको आप।